हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीजल साइकिल के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इसका पीवी डायग्राम कैसे बनता है, इसका टीएस डायग्राम कैसे बनता है और लास्ट में हम लोग इसकी इफिशियंसी का डेरिवेशन करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से डेरिवेशन करने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज हम लोग पीवी और टीएस डायग्राम को बिल्कुल भी ऐसे रट करके नहीं बनाने वाले हैं, आपके साथ बनाने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ना हमको पता है पीवी डायग्राम कैसे बनता है और ना आपको पता है, ठीक है। स्टार्टिंग से बेसिक से चलते हैं कि कैसे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम जिसने पीवी डायग्राम बनाया होगा उसने कैसे बनाया होगा, कैसे चीज़ों को समझा होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो डीजल साइकिल होता है, हम आपको बता दें कि ये डीजल इंजन के लिए यूज होता है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? डीजल इंजन के लिए यूज होता है। अब हमको ये समझना है कि जब ये डीजल इंजन के लिए यूज होता है तो जो डीजल इंजन होता है वो काम कैसे करता है, क्योंकि अगर हम उसको समझेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि उसका पीवी डायग्राम कैसे बनता है। तो देखिए, जो डीजल इंजन है वो किस तरीके से काम करता है, इसके लिए यहाँ पर हम इसके कुछ कंपोनेंट्स को बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है इसका सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर यहाँ पर हमने एक पिस्टन रख दिया, ठीक है। ये है, हो गया इसका पिस्टन, ठीक है। ऐसे हमने कर दिया क्योंकि मेटल का होता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये किससे जुड़ा होता है? एक कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है, ठीक है। ये कनेक्टिंग रॉड होता है और ये क्या करता है? पिस्टन पूरा ये मूव करता है एक सिलेंडर के अंदर में। ये इसका छोटा सा प्रोसेस होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक इनलेट वाल्व और यहाँ पर एक आउटलेट वाल्व लगा होता है, और बीच में इसके लगा होता है एक इंजेक्टर। क्या लगा होता है? इंजेक्टर, जो कि क्या काम करता है? जो कि एक पाइप से जुड़ा होता है, ठीक है। पंप इसके पहले होती है और आगे कई चीज़ें होती हैं इंजेक्टर के लिए। तो पंप होती है, फिर टंकी होती है जहाँ पर हम डीजल को डालते हैं। तो जो पंप है इसमें भेजती है। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये जो डीजल होता है इसको स्प्रे के फॉर्म में, एकदम स्प्रे के फॉर्म में, जैसा फव्वारा होता है ना, उसके फॉर्म में इसको यहाँ पर छिड़कना, इसका ये काम होता है इंजेक्टर का। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। अब ये समझिए कि ये काम कैसे करता है। 4 प्रोसेसेस में ये काम करता है। 4 प्रोसेस होते हैं इसके। कौन कौन से? फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट प्रोसेस होता है सक्शन। देखिए, जो ये आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की पूरी जगह देख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ इसके टर्म जान लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्या है? वॉल्यूम टी है। वॉल्यूम टी का मतलब है कि टोटल वॉल्यूम है ये, ठीक है। जितना सिलेंडर है इसका टोटल वॉल्यूम है। लेकिन जो पिस्टन मूव करता है, पिस्टन कहाँ से मूव करता है? पिस्टन मूव करता है यहाँ से, ठीक है। पिस्टन थोड़ी सी वॉल्यूम को छोड़ करके तो वहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? VS कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। जितने में हमारा ये पिस्टन मूव करता है, पिस्टन यहाँ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जब जाता है तो यहीं तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। इतनी जगह खाली रहती है, इतना वॉल्यूम जो है खाली रहता है। तो इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? जो खाली रहता है, क्योंकि इसको भी आपको जानना जरूरी है, काम पड़ेगा भी। तो इसको हम लोग कहते हैं VC कहते हैं, ठीक है। बात याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है? ये जो पिस्टन है नीचे की तरफ आता है, ठीक है। कैसे नीचे की तरफ आता है? जब उसको हम हैंडल से घुमाते हैं। तो एक बार जैसे मान लीजिए हमने हैंडल से घुमाया तो ये क्या करेगा? नीचे आएगा, तो सक्शन करेगा, यानी कि ये जो हमारा वॉल्व है ये खुलेगा और यहाँ से एकदम प्योर जो एयर है वो नीचे की तरफ आएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। 4 स्ट्रोक होता है ना, इसमें 4 स्ट्रोक के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा? सक्शन होगा, ठीक। सक्शन होगा सबसे पहले। सक्शन कहाँ से होता है? और इस पॉइंट को, जो ये आप यहाँ पर ये पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं TDC। और जो लास्ट पॉइंट इसका होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? BDC। यानी कि जितने में हमारा पिस्टन मूव करता है उसके सबसे अपर पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं टॉप डेड सेंटर, ठीक है। और जो लास्ट में होता है उसको क्या कहते हैं? बॉटम डेड सेंटर। ऐसे करके, अगर ये वर्टिकल वाला है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया पहला प्रोसेस। तो पहले प्रोसेस में TDC से BDC आता है, तो सारी एयर को ऐसे सक कर लेता है, खींच लेता है यहाँ से, ठीक है। एयर आ गई उसके अंदर में। अब क्या करेगा? अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, BDC से TDC जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझाने में वीडियो लंबी हो जाती है,
लेकिन अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ताकि आप इन दोनों को अच्छे से रिलेट कर पाए, समझ पाए, डेरिवेशन को रटे नहीं। तो कंप्रेशन में क्या होता है कि ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ जाता है तो जो एयर वहाँ पे आ गई है उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है, दबाता है, तो इसी वजह से कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो बीडीसी से कहाँ जाता है, टीडीसी जाता है, तो कंप्रेस कर दिया। अब जो सारी एयर है वो कहाँ आ गई है, यहाँ फिल हो गई है, ठीक है, सारी एयर यहाँ पर फिल हो गई है और बहुत ही कंप्रेस है, उसमें जो प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया ना, दाब दिया है पूरा, तो वो इतनी ज़्यादा एयर थी, हमने क्या किया, उसको दबा करके इतने जगह में बैठा दिया, तो क्या होगा, वहाँ पर कंप्रेशन होगा ना, तो कंप्रेशन की वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर से ये नीचे तो आएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होने वाली है। अब नीचे कैसे आएगा, हर बारी तो हम काम करेंगे नहीं, तो नीचे यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर जो आप इंजेक्टर देख रहे हैं इससे हम डीजल को क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, बहुत ही प्रेशर से उस पर स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो हमको उससे ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको इंजेक्ट करेंगे, फव्वारे के फॉर्म में उसको फेंकेंगे, तो जब उसको फेंकेंगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर डीजल होगा वो बर्न कर जाएगा। और जैसे वो बर्न कर रहा होगा, यानी कि बर्न का मतलब ये जो चैम्बर है इसको हीट मिल रही है, तो हीट का एडिशन हो रहा है हमारे चैम्बर के अंदर, जो हमारा ये पूरा सिलेंडर है उसके अंदर हीट क्या हो रही है, मिल रही है, हीट को हम लोग दे रहे हैं, कैसे दे रहा है, डीजल के फॉर्म में, मतलब डीजल से, ठीक है। तो अब लेकिन उसी दौरान ये जो पिस्टन है वो भी नीचे आ रहा होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर हीट से हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, तो पावर हमको मिल जाती है, तो इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो पिस्टन है ये अपने से खुद से ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि फ्लाई व्हील लगी होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये फिर से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये नीचे आता है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये वॉल्यूम थोड़ा सा कांस्टेंट होता है, मतलब कि ये पिस्टन है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, बहुत ही माइनर समय के लिए रुकता है, और वहीं पर क्या होता है, ठीक है, सारे जो हीट है वो बाहर निकल जाती है, जो एक्स्ट्रा हीट है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है, तो जब ये फिर से ऊपर जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जो यहाँ पर जली हुई गैसें से जो काला काला धुआं होगा उसको जब ये ऊपर जाएगा तो बाहर से ठेलता हुआ जाएगा, तब ये बंद रहेगा, ये इसको खोल देंगे तो ये जो है धुआं यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तभी तो आप देखते हैं जब गाड़ी ये चलती रहती है तो भग 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 करके काला काला धुआं, ठीक है, थोड़ा बहुत निकलता रहता है, जिसमें ज़्यादा निकलता है वो थोड़ा ख़राब होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का हम ख़राब का मतलब ये है कि यहाँ पर अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है गैस, क्योंकि बर्न नहीं होगी तभी तो काला काला निकलेगा, है ना, कोल हमारा। तो इस तरीके से 4 प्रोसेसेस होते हैं, इतना तो आप समझ गए। अब यही चीज़ पीवी डायग्राम में लेके, मतलब पीवी डायग्राम में कैसे देख सकते हैं, तो देखिए फिर से एक एक प्रोसेस को यहाँ समझिएगा। पीवी डायग्राम में, पीवी डायग्राम में कैसे, देखिए पीवी डायग्राम में यहाँ पर वी होता है, वी मीन्स वॉल्यूम, और पी मतलब प्रेशर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो टोटल इसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम क्या है, वीटी है, ठीक है। तो वीटी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिखाएंगे हम। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल क्या है, हमारे ये जो हमारा सिलेंडर है इसका क्या है, वॉल्यूम है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये प्रेशर हम थोड़ा बहुत इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर वहाँ पर होता है 1 atm तक का, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता ही है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो सक्शन स्टार्ट होता है, सक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट, टीडीसी से, और ये जो वॉल्यूम लिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, ये स्टार्टिंग से यहाँ तक लिया गया है। तो जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ग्राफ यहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि हम लोग पिस्टन के मूवमेंट का बनाते हैं। तो पिस्टन ऐसा तो है नहीं कि शुरू से लेकर के मूव कर रहा है, पिस्टन तो यहाँ से मूव कर रहा है ना, ये पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट, ठीक है, टीडी से यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ की जगह जो है बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखिए पहले पिस्टन यहाँ पर था, फिर यहाँ पर बढ़ता गया, तो वॉल्यूम देखिए इधर इंक्रीज होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता गया, तो यहाँ पर आ गया ये बीडीसी आ गया, ठीक है। इतना तो बात आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद फिर यह कंप्रेशन हुआ, तो जब कंप्रेशन होता है तो वॉल्यूम कम होता है, यानी कि जो यहाँ की जगह है वो कम होती जाती है, ठीक है। यहाँ पर आ गया था तो जगह इतनी हो गई थी, खूब ढेर सारी जगह। फिर जैसे जैसे पिस्टन कम होता गया, जगह क्या हो गई, कम हो रही, यहाँ पर आ गया पिस्टन एकदम कम हो गई। तो
जगह कम हो रही है तो यहाँ पर एयर पहले तो एयर नहीं थी, अब एयर आ गई तो वो कंप्रेस होगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यही तो हमने आपको बताया कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ता है इसमें क्या होता है, ना तो हीट का लॉस होता है ना तो हीट का एडिशन होता है, ना तो हीट का लॉस होता है ना तो हीट का एडिशन होता है। तो ये कैसे बन जाता है, इस तरीके से प्रोसेस बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये प्रोसेस थोड़ा बहुत बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसमें ना तो हीट ऐड होती ना तो हीट लॉस होती है, केवल वॉल्यूम कम होता है। देखिए वॉल्यूम यहाँ पर था पहले, अब वॉल्यूम देखिए ऐसे ऐसे इधर आएंगे तो अब क्या होगा, इधर आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन प्रेशर देखिए बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, फिर कंप्रेशन, ये भी हो गया, सक्शन भी हो गया, कंप्रेशन भी हो गया, सक्शन ये हो गया, कंप्रेशन ये हो गया। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग डीजल को इंजेक्ट करते हैं। जब डीजल को इंजेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें जैसे कि ऑटो साइकिल में हमने क्या देखा था, ऑटो साइकिल में हमने देखा था कि यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है, ऐसे बनता है ग्राफ, और ऐसे करके फिर ऐसे आता है। ठीक है, ये ग्राफ बनता है, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि पूछा भी जाता है वाइवा वगैरह में। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा डीजल ये थोड़े समय के लिए नहीं होता, क्योंकि चिंगारी जो होती है, जब अगर मान लीजिए कि हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा होता है, तो वो थोड़ी चिंगारी करता है, तुरंत बर्न हो जाता है। तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो थोड़ा देर तक जो डीजल है वो उसको छिड़का जाता है। तो वो क्या होता है, वॉल्यूम जो है बढ़ रहा होता है, यानी कि पिस्टन नीचे आ रहा होता है ना। अब पिस्टन नीचे आ रहा होता है, इसी वजह से जो हमारा प्रेशर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको हम एक बराबर रेट से नीचे ला रहे होते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रोसेस जो बनता है, हीट का जो एडिशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। बात ध्यान रखिए, वॉल्यूम जो होता है, देखिए वॉल्यूम पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक आ गया, और ये जो है इसके सामने रहेगा, यहाँ तक रहेगा। ठीक है, इसके सामने तक, यानी कि ये पॉइंट जो है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रहेगा, ये आप याद रखिए, यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके होता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया, वॉल्यूम देखिए यहाँ पर था, यहाँ, यानी कि पिस्टन नीचे आ रहा है, तभी तो ऊपर इस जगह बढ़ रही है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद जब नीचे आ भी रहा होता है तो एक्सपेंशन भी हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस बनता है, फिर से उसी तरीके से इस प्रोसेस को हम ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बनाते हैं, यानी कि एक्सपेंड भी हो रहा है। किस प्रोसेस से, फिर से वही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है उस चीज़ का। अब एक्सपेंशन होगा तो जब ये लास्ट में नीचे आएगा तो जो यहाँ पर हीट होगी, हमने आपको बताया कि वो बाहर निकलती है, तो वो किस पे होती है, हीट तो बाहर नॉर्मली निकल जाएगी, जैसे ऑटो साइकिल में निकलती थी, यानी कि हमारे पेट्रोल इंजन के लिए निकलती थी, तो वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका पूरा ये ग्राफ बनता है। आई होप आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ के प्रोसेस को। चलिए फिर से बताते हैं। पहले प्रोसेस में क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ कंप्रेशन हुआ, सक्शन हुआ। सक्शन के बाद ये क्या प्रोसेस होता है, ये होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम देखिए कम हो रहा है और जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ गया। फिर यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पर जब ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन हीट का एडिशन होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हीट का एडिशन होता है, यानी कि हीट की हम लोग सप्लाई करते हैं। तो हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे QS, हीट की सप्लाई हमने कर दी। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, यानी कि पिस्टन पूरी तरीके से नीचे आ जाता है। अब नीचे आता तो जो उसमें हीट होती है, थोड़ी बहुत बची हुई, वर्क करने के बाद वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर जो हीट है वो क्या होती है, थोड़ा बहुत ऐसे करके ये जो हीट है वो बाहर निकल जाती है, यानी कि QR, यानी कि जो हीट है वो रिजेक्ट हो जाती है थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि इतनी, मान लीजिए कि इतनी ढेर सारी हीट आई, उसने आई, यहाँ पर कुछ वर्क करेगी, थोड़ी जो हीट बचेगी वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तभी तो आप देखते हैं ना इंजन वगैरह थोड़ा थोड़ा हीट होता रहता है, तो इसी वजह से होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब इसके बाद फिर से क्या, एग्जॉस्ट होता है, तो एग्जॉस्ट फिर से यहाँ तक होता है। तो इस तरीके से इसका ये PV डायग्राम, इससे रिलेट करके आप ऐसे बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एक एक प्रोसेस में कैसे बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो हमने और डिटेल में ऑटो साइकिल वाले में समझा है, वहाँ से आप देख करके और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ हम चीज़ों के नाम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस नंबर 1 होता है। ठीक है, इसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, इसको 2 से, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या होता है, 4 होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो 2 की वैल्यू है वही 3 की वैल्यू है, यानी कि सेम वैल्यू है प्रेशर के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि
P2 इक्वल क्या है, P2 इक्वल P3 है। और वही चीज़ यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो V यहाँ पर है V1 है वही V4 भी है, यानी कि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि V1 इक्वल क्या है, V4 है। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और जाननी है, कंप्रेशन रेशियो के बारे में और कट ऑफ रेशियो के बारे में। तो देखिए जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है ये क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है कि जो पूरा हमारा पिस्टन है इसका टोटल जो वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम अपॉन में ये जो बचा हुआ वॉल्यूम होता है इसका रेशियो जो होता है कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है वो कहाँ से कहाँ तक है, टोटल वॉल्यूम यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यानी कि V4 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे कि V4 क्या है, टोटल वॉल्यूम है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस पॉइंट की, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा V2 है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा V2 है और ये पॉइंट हमारा क्या है, इसको आप नीचे लाइए ऐसे डॉट करते हुए। ठीक है, आप डॉट करते हुए नीचे लाएंगे तो ये पॉइंट आपका क्या है, आने दीजिए इसको नीचे, यहाँ पर देखिए, तो ये पॉइंट का है 3 है। ठीक है, तो V2 की जो वैल्यू है हमने आपको बताया क्या, ये जो जगह छोड़ी जाती है किसके लिए छोड़ी जाती है, इतनी जो वैल्यू हमारा होता है उसके लिए छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर V4 अपॉन V2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्लीयरेंस वॉल्यूम है और ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। तो V4 अपॉन V2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, R से डिनोट करते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको फिर से लिखेंगे, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो ये V3 और V2 होता है, ठीक है, इतनी जो जगह होती है इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनता है जो कि होता है V3 अपॉन V2 इक्वल RC। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, RC से डिनोट करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है कट ऑफ रेशियो। और ये क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें C नहीं होता, इसमें C होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके PV डायग्राम के लिए। अब बात करते हैं TS डायग्राम कैसे बनता है। तो TS डायग्राम में देखिए ये जो पॉइंट है इस तरीके से, थोड़ा सा हम इसको जल्दी बनाना चाहेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय पहले ही चला गया है। तो ये यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी छोटी रहती है, इसको आप याद रखेंगे, और ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये TS डायग्राम होता है। तो यहाँ पर ये 1 होता है, यहाँ पर 2 प्रोसेस, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, देखिए जब 1 से 2 आप समझ लीजिए थोड़ा सा, 1 से 2 क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो 1 से 2 देखिए टेम्परेचर भी बढ़ता है। इधर टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर पहले यहाँ पर था, यहाँ पर इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर 2 से 3 में हीट थोड़ा सा एडिशन होता है तो यहाँ पर फिर से टेम्परेचर बढ़ता है। फिर से जब ये एग्जॉस्ट होता है तो टेम्परेचर घटता है। फिर से यहाँ पर ये 4 से 2 में ये क्या होता है, 4 से 1 में क्या होता है, हीट रिजेक्ट होती है, तो इस तरीके से फिर से टेम्परेचर यहाँ पर घटता है। तो इस तरीके से इसका यह TS डायग्राम होता है। और देखिए यहाँ पर ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं 2 से 3 ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को जरूर लिखेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर, और इसके नीचे में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर होता है और ये कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आप इसका TS डायग्राम और PV डायग्राम बिना याद किए बना सकते हैं अपने से, और समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो इसके लिए कैसे होती हैं। ठीक है, अगर इतना आप चीज़ों को समझ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझ गए हैं। अब आप एकदम रेडी हैं कि आप किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम PV और TS डायग्राम को नहीं इरेज करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। TS डायग्राम की थोड़ी सी कम पड़ती है, तो इसको हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इरेज कर देंगे, अभी नहीं करते। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इफ़िशियंसी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि इफ़िशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। ठीक है, हम डीजल साइकिल, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, डीजल। ठीक है, तो अगर हमको किसी चीज़ की इफ़िशियंसी निकालनी होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए किसी भी चीज़ की इफ़िशियंसी निकालने के लिए हमको ये चीज़ होनी चाहिए कि हमको कितनी चीज़ें मिली और हमने कितनी चीज़ें दी। ठीक है, यानी कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमने कितना इनपुट दिया, ठीक है, और हमको कितना आउटपुट मिला। तो यानी कि आउटपुट अपॉन में जो इनपुट होता है यही क्या होता है, किसी भी चीज़ की इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है। यानी कि हमको कितना मिला
और हमने किस में कितना दिया था, उसका जो अपॉन में यानी कि जो उसका रेशियो होता है वही क्या होता है, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी होती है। तो हमारा जो आउटपुट है वो हमको कितना मिला। अब ध्यान से देखिए, हमने QS हीट दी थी, QS हीट हमने दी और बाद में हमको कितना हमारा बच के कितना आया, QR आया। ठीक है, तो बाकी का जो हुआ वो क्या हुआ, उतना हमारा आउटपुट हुआ। तो यानी कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि जो QS जितना हमने सप्लाई किया और जितना हमने रिजेक्ट किया उसमें से माइनस कर दो तो जो बचा वही आउटपुट होगा ना, वही तो आउटपुट होगा। और इनपुट क्या होगा, कितना हमने इनपुट दिया था, QS दिया था, यानी कितनी तो सप्लाई दी थी, इतनी सप्लाई दी इतनी निकल गई। तो जो अगर इसको माइनस कर देंगे तो जितना हमारा आउटपुट हुआ वो आएगा। ठीक है, और इनपुट तो हमको पता ही है कि हमने QS हीट दी थी, बाकी तो कुछ दिया नहीं था। QS हीट से हमने मैकेनिकल एनर्जी में कुछ ना कुछ वर्क डन निकाला होगा। ठीक है, तो यानी कि सिंपल से जो इसका फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा। अब देखिए कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ सॉल्व करना है हमको। QS और QR पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब ये QS और QR क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर हीट की सप्लाई को हम लोग QS कह रहे हैं और हीट के रिजेक्शन को हम लोग QR कह रहे हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए अब हमको इरेज ही करना पड़ेगा TS डायग्राम को। ठीक है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो बना लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तो सीख गए हैं ना। तो यहाँ पर जो QS का फॉर्मूला होता है ये होता है MC। अब देखिए ध्यान से, ये किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कहेंगे, CP कहेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पर T3 होगा और यहाँ पर T2 TS डायग्राम के हिसाब से। तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर लिखते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, तो इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई टेम्परेचर पहले रहेगा, बाद में माइनस में लो टेम्परेचर। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका QR। तो QR किस पे हो रहा है, QRM, और यहाँ पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है तो CV लिखते हैं। CV और CP क्या है, CV और CP है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होती है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये T क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर T4 और माइनस यहाँ पर T1। ठीक है, T4 इस पर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर T1 है तो टेम्परेचर कम होगा यहाँ पर, तो इसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से QS और QR का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को समझते चलिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जिसको लग रहा है कि वीडियो धीमे है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकता है। चलिए अब हम रखते हैं इनकी वैल्यू, यहाँ पर रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसको तो इरेज कर सकते हैं ना क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा जगह की। चलिए तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर इफिशियंसी का फॉर्मूला हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना QS। आप अपने कॉपी में इसको लिखते चलिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। QS, तो QS इक्वल क्या हुआ, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो QS से QS क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, QS अपॉन QS माइनस QR अपॉन QS, यानी कि S को इसमें भी कर दिया इसमें भी कर दिया, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से ये QS तो QS कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस QR अपॉन QS। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। अब हमको वैल्यू रखनी है तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, MCV, कहाँ गया R की वैल्यू CV, और यहाँ पर क्या आएगा T4 माइनस T1, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या MCP और यहाँ पर क्या कर सकते हैं T3 माइनस T2, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें कट भी जाएंगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वल में करके लिखेंगे 1 माइनस M। देखिए M हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, M से M क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं CV अपॉन CP है। हमको एक चीज़ पता होती है कि जो हमारा CP, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। CP अपॉन CV होता है, ये क्या होता है, गामा होता है किसी भी गैस के लिए। ठीक है, तो ये होता है, या फिर मतलब कि अगर हम यहाँ से CV अपॉन CP निकालना चाहेंगे, ध्यान से देखिए, हमारा CP अपॉन CV क्या होता है, गामा होता है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, CV अपॉन CP, यानी कि इसका इनवर्स। तो इसका उल्टा करेंगे तो इक्वल में क्या बन जाएगा, 1 अपॉन गामा बन जाएगा ना, 1 अपॉन गामा बन जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है, 1 अपॉन गामा। तो इसके जगह हम 1 अपॉन गामा लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन गामा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा T4 माइनस T1, और यहाँ पर क्या आएगा
T3 माइनस T2 ऐसा करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया। यानी कि अब हमको क्या निकालना है, अब हमको T4 T3 T2 और T1 निकालना है। तो देखिए अगर हम चारों को निकालना चाहेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं जिसके हम साथ में निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, T1 को तो T1 ही रहने देंगे, लेकिन T4 T3 और T2 को, सभी को, यानी कि T4 T3 और T2 को क्या करेंगे, T1 के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकालेंगे, बाद में उसको कट कर देंगे। ठीक है, कैसे, चलिए निकाल के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, T2 की निकालनी है। किसकी निकालनी है, अब इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। अब यहाँ से हमारा काम चालू होगा T2 की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ T2। तो T2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, T2 की वैल्यू जो निकलेगी, देखिए कौन से प्रोसेस में निकलेगी। तो देखिए T2 यहाँ पर है, मतलब ये 2 है, तो 2 किसके साथ में आएगा, कौन कौन से प्रोसेस में आएगा। एक प्रोसेस ये जो कंप्रेशन वाला प्रोसेस है आपका, एडियाबेटिक कंप्रेशन, और एक प्रोसेस यहाँ पर जो ये कांस्टेंट प्रेशर का है। क्या है, कांस्टेंट प्रेशर का है। दो प्रोसेसर्स के साथ हमारा 2 ऐड है, तो ना हमको 3 पता है, तो जब 3 नहीं पता तो 2 कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि इस प्रोसेस का तो यूज हम लोग नहीं कर सकते, कांस्टेंट प्रेशर वाला जो है प्रेशर जो प्रोसेस है उसका नहीं यूज कर सकते। हमको T1 के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, तो इस प्रोसेस का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस 1 से 2। ठीक है, प्रोसेस 1 से 2 का यूज करेंगे और हम T2 की वैल्यू निकालेंगे। तो प्रोसेस 1 से 2 में आप जो देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये बन रहा है एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो एडियाबेटिक कह लीजिए, आइसेंट्रोपिक कह लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रिलेशन आता है, यहाँ पर 2 तरीके के रिलेशन आता है, एक टेम्परेचर और वॉल्यूम का, एक प्रेशर और वॉल्यूम का। तो हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम का इसका जो फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आप इसको अलग से भी लिख लीजिएगा ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो कभी काम आ जाए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है T2/T1 इक्वल V1/V2 की पावर गामा -1। ये फॉर्मूला होता है इस प्रोसेस को निकालने के लिए। इस प्रोसेस से टेम्परेचर और वॉल्यूम, जो टेम्परेचर TS डायग्राम में आपने देखा, और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो बनता है T2/T1 इक्वल V1/V2 की पावर गामा -1, ये बनता है। अब देखिए यहाँ पर आप हमको ये बताइए कि V1/V2 क्या है। V1/V2, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, हम ऐसे हाथ लगाते हैं, आपको दिख सकता है क्योंकि इधर लाइट लगी हुई है तो नहीं दिखता। तो ये क्या लिखा है, V4/V2 लिखा हुआ है। V4/V2 क्या होता है, R होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है। हमने आपको भी बताया, समझाया कैसे। तो जो V4 है V1 के इक्वल ही तो है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ना V1/V2, क्योंकि V1 जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, टोटल वॉल्यूम है, और ये जो V2 है इतना है, क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है। तो यहाँ पर V1/V2 की जगह हम R लिख सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो लिख सकते हैं, और यहाँ पर गामा -1 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे। चलिए नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको T2 की वैल्यू निकालना है, तो T1 को उधर भेज देंगे, तो क्या बनेगा T1, और यहाँ पर R की पावर गामा -1। तो ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, जिसमें हमने T2 की वैल्यू निकाल ली T1 के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखते चलेंगे, क्योंकि बोर्ड की थोड़ी सी साइज कम है, तो हमको इस डिब्बे में सबकी वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, तो हमने क्या रखा, T2 की वैल्यू रख ली। क्या रख ली हमने, T1 और R की पावर गामा -1, ये हो गया T2 की वैल्यू। चलिए अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ पर निकालते हैं द वैल्यू ऑफ, आप इसको इरेज नहीं करेंगे, आप इसके नीचे लिखते चलेंगे, द वैल्यू ऑफ T3। अब आप ये बताइए कि जो T3 की वैल्यू है वो कहाँ से निकलेगी। T3 की वैल्यू तो निकलेगी T2 और T3 प्रोसेस से, क्योंकि हमको T2 तो पता चल गया है, T3 निकालना है तो इसी प्रोसेस में है। और T3 और T4 से भी निकल सकते हैं, लेकिन T4 ही नहीं पता ना हमको, तो हमको इसी प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा 2 से 3 का। बात में हमारी है। चल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 से 3 प्रोसेस में किसकी वैल्यू निकलेगी, T3 की वैल्यू निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो T3 की वैल्यू है, इसमें कोई भी रिलेशन हमको ऐसा दिख नहीं रहा जिससे हम चीज़ों को कर सके। तो यहाँ पर हमको गैस का, आइडियल गैस का एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है, PV = N
आर टी, ये फार्मूला तो सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि चाहे हम P1 लिखे, चाहे P2 लिखे, चाहे P3 लिखे, सारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है, और ये N और R, ठीक है, N और R जो होता है पहले से कांस्टेंट होता है, इतना तो पता ही होगा, आपने ये पढ़ा होगा अगर फार्मूला तो यानी कि यहाँ पर अगर हम ये लिखें कि PV1 इक्वल NR तो T1, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। मतलब अगर हम V1 रखेंगे तो हमको T1 रखना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज़। और अगर हम, क्योंकि P हम इस वजह से सेम रख रहे हैं, वैसे हमको P1 यहाँ पर रखना चाहिए, लेकिन P1 और P2 सब सेम होगा, तो P1 को हम लोग बदल ही नहीं रहे, मान लें कि कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट है भी वो। तो यहाँ पर हम 1 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V2 और यहाँ पर T2। वही चीज़ हम यहाँ 3 के लिए भी लिख सकते हैं कि V3 इक्वल NR T3। वही चीज़ हम V4 इक्वल NR T4 ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको 2 और 3 के लिए निकालना है, क्योंकि 2 से लेकर के 3 तक में ही ये कांस्टेंट प्रेशर है, 4 पे नहीं है, तो 4 को हम नहीं लिखेंगे। अगर 4 पे होता तो हम 4 को भी लिख सकते थे। तो हमको ये दो चीज़ें पता चल चुकी हैं, ठीक है, कि 2 और 3 का जो रिलेशन इस तरीके से है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा पहले, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख देंगे इसके प्रोसेस का, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या हुआ है, फिर रटने की कोशिश करेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो रटना नहीं है, रटने के बिल्कुल हम खिलाफ हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या कीजिए, V2 और T2 को एक साथ कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि V2 अपॉन T2 को हमने इधर नीचे भेज दिया, P को उधर भेज दिया, तो इक्वल में क्या आएगा, NR अपॉन में P, ये आएगा, पंछांतरण हमने कर दिया। ठीक है, अब वही चीज़ इसके साथ कीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, V3 अपॉन T3 इक्वल क्या आएगा, NR अपॉन में P। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है वही वैल्यू ये आएगी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये दोनों वैल्यू सेम है, ये कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेम करके लिखेंगे, कौन सी, इस और इसको। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि V2 अपॉन T2 इक्वल V3 अपॉन T3। अगर हम डायरेक्ट ऐसा लिखते तो आपको समझने में दिक्कत होती, इसी वजह से हमने पहले बताया कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, चलिए अब आप तो समझ गए ना ये चीज़ कहाँ से आई है, V2 अपॉन T2 इक्वल में V3 अपॉन T3 कहाँ से आया है। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करके V2 को इधर लाएंगे, T3 को उधर ले जाएंगे, तो बनेगा क्या, T3 अपॉन T2 इक्वल में क्या आएगा, V3 अपॉन V2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताते हैं। देखिए जो T3 और T2 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, T3 अपॉन T2 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं T3 अपॉन T2 क्या होता है, RC होता है, यानी कि कंप्रेशन रेशियो होता है। ये हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है। जब आपसे कोई पूछे कि ये जो T2 से मतलब T2 से लेकर 3 तक का जो प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, RC कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको RC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम T3 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो T2 को उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, T2 और RC, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमको T3 की जो वैल्यू निकालनी है T1 के फॉर्म में निकालनी है, तो T1 के फॉर्म में निकालनी है, तो T2 की वैल्यू तो हमको पता ही है, ये होती है। तो T2 की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर T2 की जगह रखिए इस वैल्यू को, तो यहाँ पर आएगा T1 और यहाँ पर R की पावर गामा -1 और RC की वैल्यू तो रखेंगे ही, तो RC। तो ये जो इक्वेशन बनेगी, ये क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 3, जो कि वैल्यू होगी T3 की। बात समझ आ रही है। तो चलिए T3 की वैल्यू भी यहाँ पर हम लोग सजा करके रख देते हैं। क्या आएगा, यहाँ पर आएगा T1 और यहाँ पर क्या आएगा, R की पावर गामा -1, और थोड़ा सा साफ से लिखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद इसको भी इरेज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे T4 की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो T4 की वैल्यू निकालते हैं। ये T4 की वैल्यू कौन कौन से प्रोसेस से आएगी, अब आप अपने से समझ सकते हैं, क्योंकि हमको 1 पता है, चाहे तो 1 से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पता है, तो हम वहीं से निकालेंगे। यानी कि ये आएगा अब 3 से लेकर के 4 तक में,
किसकी वैल्यू, T4 की वैल्यू। तो T4 की वैल्यू के लिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो जो यहाँ पर फार्मूला लगाया था वही फार्मूला है, क्योंकि जो ये प्रोसेस है वही प्रोसेस वो है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना T4 इक्वल T3 इक्वल में V3 अपॉन में V4 की पावर गामा माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर समझिए ना, देखिए अगर V3 और V2 अगर हम देखेंगे, V3 कहाँ पर है, आपके पास यहाँ पर है, और V4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। V3 और V4 यहाँ पर है, तो इसके बीच का कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। तो जब रिलेशन नहीं बनता तो हमको बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा रिलेशन मिलाने के लिए इसमें क्या करेंगे, V3 अपॉन V2 कर देंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में V2 अपॉन V4 कर देंगे। कैसे कर दिए, अब थोड़ा सा समझिए खुद से। हमने क्या किया इन दोनों में, यानी कि ये जो हमारा ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, इसमें हमने क्या किया, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमने क्या किया, V2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड कर दिया, लेकिन थोड़ा सा अलग किया, इसके साथ डिवाइड किया, इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम V2 से V2 को कट करेंगे तो फिर से हमको वही वैल्यू मिलेगी। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन बन रहा था। कौन सा रिलेशन बन रहा था, तो यहाँ पर बनना था V3 अपॉन V2। तो देखिए V3 अपॉन V2 जो है वो क्या है, V3 अपॉन V2 क्या है, RC होता है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, RC लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई V2 अपॉन V4 क्या होता है, V2 अपॉन V4 क्या होता है, ये तो हमको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हमको ये तो पता है ना कि V4 अपॉन यानी कि टोटल वॉल्यूम V4 और अपॉन V2 क्लियरेंस वॉल्यूम, ये क्या होता है, R होता है ना, कंप्रेशन रेशियो होता है। तो जब हमको ये पता है तो हमको क्या ये नहीं पता हो सकता कि V2 अपॉन V4 क्या होगा, V2 अपॉन V4 क्या होगा, 1 अपॉन R होगा, है ना। उसका इन्वर्स कर देंगे, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन R रख सकते हैं। इसकी पावर क्या हो जाएगी, गामा माइनस 1 हो जाएगी, इसकी पावर गामा माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, अब देखिए यहाँ पर हम इसको भी लिखेंगे T4 अपॉन T3, ठीक है। इसको इक्वल को थोड़ा सा यहाँ पर लगाइए। हमको किसकी निकालनी थी, T4 की निकालनी थी। तो T4 की निकालनी है तो T3 को इधर भेज देंगे ना, इसको इधर भेज देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, T4 इक्वल आएगा T3 RC इंटू 1 अपॉन R, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, गामा माइनस 1। लेकिन अभी हमको T4 की वैल्यू T1 के फॉर्म में निकालनी है, तो T3 की वैल्यू रख देंगे, T3 की वैल्यू रख देंगे, ये पूरी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, जो आएगा सॉल्व करके आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, किसकी वैल्यू को, T3 की वैल्यू को रखते हैं। T3 की वैल्यू इतनी बड़ी सी है, क्या आएगा, T1 यहाँ पर R की पावर गामा माइनस 1 इंटू में फिर क्या है, RC है, ठीक है। फिर अब देखिए T3 की वैल्यू तो हमने रख दी, अब इस वैल्यू को रखेंगे मल्टीप्लाई में। इसको हम कैसा रख सकते हैं, देखिए ये जो पावर है ये दोनों के लिए है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि RC की पावर गामा माइनस 1, और यहाँ पे अपॉन में R की पावर गामा माइनस, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये पावर इसके साथ भी लगेगी, ये पावर इसके साथ भी लगेगी। तो अब देखिए यहाँ पर आप RC की पावर गामा माइनस 1, RC की पावर गामा माइनस 1, ये ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा T1, और यहाँ पर आपको दिखेगा RC, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या दिखेगा, RC दिखेगा, और मल्टीप्लाई में ये जो बचा हुआ है, तो इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है RC की पावर, देखिए यहाँ पर अलग से समझाने के लिए लिख रहे हैं, RC की पावर क्या है, गामा माइनस 1 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गामा माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं RC की पावर गामा अपॉन RC, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 होगी। किसी की पावर जब कुछ नहीं होती तो 1 होती है, तो जब ये ऊपर जाता है तभी तो पावर माइनस 1 होती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा बचपन वगैरह में, क्लास 9th वगैरह में आप ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें रहता था 5 और अपॉन में क्या रहता था 10, मान लीजिए कि 100, तो आप इसको कैसे लिखते थे, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 की पावर मान लीजिए कि 2 है, तो आप इसको कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे 5 की पावर 10 माइनस 2, यानी कि जो ये जब ये ऊपर जाता था तो इसकी जो पावर होती थी माइनस में हो जाती थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर -1 में है तो नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड में हो जाएगा ना। तो यानी कि इसको हम कैसा लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं RC की पावर गामा अपॉन RC की पावर 1,
ठीक है, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, यानी कि यहाँ से आरसी और आरसी भी कट जाएगा, तो टोटल हमारे पास बचेगा क्या, टोटल हमारे पास, चलिए इसको हम ऐसी जगह बना देते हैं, टोटल हमारे पास क्या बचेगा, बहुत ही लंबा हो रहा है, T1 और यहाँ पर क्या आएगा आरसी की पावर गामा, आरसी की पावर क्या बचेगा गामा, ये बचेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी टोटल, ये वैल्यू आ गई हमारी T4 की, इसको भी रख देते हैं सजा करके T1 और यहाँ पर आरसी की पावर गामा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होता है ना, इसी वजह से समय लगता है। चलिए, तो आप समझ गए हैं किस प्रोसेस हुआ, और एक एक चीज़ें हम आपको समझाते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, लेकिन आप पूरा देखा कीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए, अब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हमको T1 T2 T3 जो भी है सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, अब हमको केवल वैल्यू रखनी है और हमको इफिशियंसी का फॉर्मूला निकाल लेना है। तो चलिए देखिए किस तरीके से आएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 और यहाँ पे 1 और गामा आप सही से बनाएंगे, देखिए इसी वजह से हम यहाँ पर गामा ऐसे बना रहे हैं और आर ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, टीचर्स में कभी कभी होता है कि ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, गामा थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, आर ऐसे बना देते हैं, कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से हमने अलग कर दिया है। तो अब देखिए वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू रखते हैं T4 की, तो यहाँ पर आप बल्कि बीच में एक बार लिख देंगे, चलिए हम लिख ही देते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3 and 4 in equation 1 we get। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं, लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप वैल्यू रखेंगे 1 में किसकी किसकी 2, 3 और 4 की, तो यहाँ पर क्या आएगा इक्वल में 1 माइनस यहाँ पर 1 अपॉन गामा, और यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, T4 की वैल्यू आपके पास क्या है T1, T4 की वैल्यू क्या है T1, और यहाँ पर है RC की पावर गामा, और यहाँ पर माइनस में क्या है T1 की जगह T1 रख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू थोड़ा सा बड़ी है, T1 है और R की पावर गामा -1 है, और क्या है RC है। ठीक है, इतना है। और T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू आपके पास है T1, एक सेकेंड, T1, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर है आपके पास में R की पावर गामा -1। ठीक है, ये वैल्यू हमने रख दी। अब यहाँ पर आप खुद से ही देख सकते हैं कि T1 इसमें भी इसमें, तो T1 हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1 - 1 अपॉन गामा, किसी भी आप सेंटेंस मतलब किसी भी चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक भी छोटा सा छोड़ेंगे तो आपका वहाँ पर गलती हो जाएगा। T1 हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर टोटल बचेगा, अगर इसमें से T1 हमने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा RC की पावर गामा -1। ठीक है, ये पावर में नहीं है माइनस, ये इसमें है, क्योंकि T1 यहाँ से जाएगा तो यहाँ 1 तो बचेगा ही, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से देखिए T1 ही कॉमन नहीं लिया जा सकता, कुछ और कॉमन लिया जा सकता है। क्या, RC की पावर गामा -1 यहाँ भी है, RC की पावर गामा -1 यहाँ भी है, तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम ले लेंगे T1 और RC की पावर गामा -1 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इतना तो चला गया, तो क्या बचा, केवल RC बचा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे RC, और माइनस यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है ये पूरा चला गया, देखिए T1 भी चला गया, RC की पावर गामा -1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ से जो T1 है ये T1 से कट जाएगा, तो T1 से कट जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये 1 है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब कि ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो आपको बुक्स वगैरह में मिलता है उस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, फिर बता दे रहे हैं कैसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर 1 अपॉन हम लोग लिखते हैं, 1 अपॉन लिखते हैं RC। ठीक है, RC की पावर गामा -1, और यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट में, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर मान लीजिए कि ऐसे, यहाँ पर क्या आएगा, ये जो बचा हुआ है RC की पावर गामा -1, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा
ठीक, ऐसे करके यहाँ पर आपको पास आएगा गामा और यहाँ पर आएगा आर सी माइनस 1। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझाते हैं ये कैसे आया, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिए। T1 से T1 कट चुका है, ये 1 जो है ये 1 है। ठीक, अब ये जो आपका गामा दिख रहा है 1 अपॉन गामा, इसको हमने अंदर भेज दिया। देखिए यहाँ पर ये अपॉन में गामा है, अपॉन में गामा है, तो ये अंदर चला गया और आपको जो ये टर्म था वही टर्म है, ठीक है, ऊपर का, और ये जो नीचे का टर्म है वही टर्म है। जो ये मल्टीप्लाई आर सी माइनस गामा 1 हुआ था उसको हमने बाहर निकाल दिया, और जो गामा था इसको अंदर भेज दिया यहाँ पर, बस सेम चीज़ है। अगर आप इस गामा को बाहर लिखते हैं, इसको अंदर लिखते, तब भी आपकी कोई गलती नहीं होगी, वहाँ पर वो सही कहा जाएगा। लेकिन बुक्स वगैरह में इस तरीके से इसकी जो इफिशियंसी का फार्मूला होता है तो वो मिलता है, तो इसी वजह से हमने भी इस तरीके से इसकी इफिशियंसी का फार्मूला यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका पूरा जो डेरिवेशन है आप समझ सकते हैं। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें समझाई, किस तरीके से क्या होता है। कहीं भी चीज़ें हमने ऐसा नहीं बताया कि नहीं इसको रट लो, ये तुम्हारा फार्मूला है, ये ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं किया, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए और आप उसको अच्छे से कर पाए, रटे नहीं। आपको हमने पीवी डायग्राम कैसे बनता है वो समझाया, एफिशिएंसी समझाया, जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो क्या होता है, और इसका एक एक डेरिवेशन के सारे स्टेप को देखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ स्टेप को छोड़ देंगे, आपको समझ ना जाए कि इस स्टेप के बाद यहाँ पर कैसा हो गया। सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपको इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एग्जाम के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए इसके मेन इफेक्टिव प्रेशर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो डीजल साइकिल है, इसका जो पीवी डायग्राम है उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि पीवी डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए जो इसका पीवी डायग्राम होता है, इसके बारे में हमने आपको इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको समझाया भी था, और उसमें हमने इसके इफिशियंसी का भी डेरिवेशन कराया था, तो उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए पीवी डायग्राम में क्या होता है, ये प्रेशर होता है, ये वॉल्यूम होता है। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी में चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये स्लिप करता है मार्कर, लेकिन आप समझ रहे हैं कि किस चीज़ से किस तरीके से बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स आपका होता है, ठीक है, ये होता है P2, मतलब 2 पॉइंट होता है। ठीक है, अगर आपको लग रही थोड़ी वीडियो स्लो है तो आप उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ऐसा है ना कि बताने में समय लग जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ये 1 पॉइंट होता है, ये होता है 2, और ये होता है 3, और ये होता है 4। यानी कि ये जो पॉइंट है वो सेम पॉइंट है, यानी कि जो V1 की वैल्यू होगी वही V4 की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना V1 इक्वल क्या हो जाएगा, V4। और ये भी आप देख रहे हैं सेम सेम पे है, यानी कि जो इस पॉइंट पे वैल्यू 2 की होगी वही पॉइंट 3 पे, यानी कि जो प्रेशर 2 का होगा वही प्रेशर क्या होगा, 3 का होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये V2 पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है V3 पॉइंट है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको याद रखना है, और आपको यहाँ पर बता दें कि इधर से यहाँ पर क्या होती है, हीट की सप्लाई होती है। ये इस तरीके से हम ग्राफ में दर्शाते हैं, और यहाँ पर जो हीट का होता है रिजेक्शन होता है। तो इतनी चीज़ आप ग्राफ में जरूर दर्शाएंगे, और जब भी आप यहाँ पर इसका डेरिवेशन करेंगे सबसे पहले ग्राफ ही बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ से आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से करना है। बच्चे क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, डेरिवेशन अलग करेंगे, ग्राफ अलग बनाएंगे। अरे भाई ग्राफ बनाओ, फिर वहाँ से समझ समझ के करो ना कैसे डेरिवेशन करना है, रटने की क्या जरूरत है। तो देखो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये बन गया। अब हमको डेरिवेशन समझने से पहले, डेरिवेशन अगर हम कर पाए अच्छे तरीके से, तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, इसमें हमको पता होना चाहिए कंप्रेशन रेशियो के बारे में। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, जो सिलेंडर होता है उसका टोटल वॉल्यूम, यानी कि चलिए यहाँ से लाइन खींच देते हैं और यहाँ से हम पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो टोटल वॉल्यूम यानी कि V1, और ये V1 है, ठीक है, यहाँ तक V1 है, तो ये टोटल वॉल्यूम होता है। और ये जो थोड़ा सा बचता है V2 की वैल्यू, ठीक है, ये होता है जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होता है।
क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको समझने के लिए बता दें कि जो V1 होता है इसी को हम लोग V4 भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं V1 और V4 एक सामने पे है तो उसकी वैल्यू सेम होगी। तो हम इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि V4 अपॉन V2, क्योंकि अभी हमको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन रेशियो। और कंप्रेशन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, याद रखिए। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आपके पास में ये है कि इसका एक कट ऑफ रेशियो होता है। कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो का मतलब जितने वॉल्यूम में, ठीक है, जिस वॉल्यूम में हमारा क्या होता है? हीट की सप्लाई होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कट ऑफ रेशियो बोलते हैं। तो देखिए कहाँ से होता, मतलब कहाँ होता है ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस पॉइंट को V3 कहेंगे और इस पॉइंट को V2 कहेंगे। तो इसी के बीच में हमारा जो है हीट का सप्लाई हो रहा है, ठीक है, फ्यूल की सप्लाई हो रही है, हीट वहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? जो हमारा V3 है, यानी कि जो ज़्यादा हीट, जो हमारा ज़्यादा वॉल्यूम है V3 और अपॉन में V2, ठीक, क्लियरेंस वॉल्यूम मान लीजिए। तो इसका जो रेशियो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं VC। VC मतलब कट ऑफ रेशियो। तो इस बात को भी आप याद रखिए कि ये जो इसका जो रेशियो होता है इन दोनों का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कट ऑफ रेशियो कहते हैं। दूसरा पॉइंट। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है? ये दो पॉइंट तो हो गए वॉल्यूम के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। फिर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना है। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना हुआ है तो इसके बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन देखिए इस तरीके से होता है कि अगर यहाँ पर ये P1 है, ये V2 है, सॉरी P2 है, P1 है और ये क्या है? P2 है। तो P1 अपॉन P2 अगर हम लिखते हैं, ठीक, P1 अपॉन P2 लिखते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन बनेगा इसी ग्राफ में बनेगा। ये जो आप देख रहे हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसमें बनेगा। और यहाँ पर जो टेढ़ा वाला देख रहे हैं, ये टेढ़ा का मतलब यहाँ पर ये क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपका रिलेशन बनेगा। तो अगर आप यहाँ से रिलेशन निकालना चाहते हैं, यानी कि 2 और 1 में, तो आप क्या लिखेंगे? जैसे P1 और P2 लिख दिए, तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा? देखिए इधर 2 है तो आप V2 यहाँ पर लिखेंगे और V1 नीचे लिखेंगे, ठीक है। V1 ऐसे उल्टा होता है, इधर 2 का इधर रहेगा, इधर 1 का इधर, और यहाँ पर गामा लगा देंगे, तो ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर रिलेशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कीजिए? आप चाहे P4 को ऊपर रख दीजिए या फिर P3 को ऊपर रख दीजिए, किसी को ऊपर रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको इधर का लिखना है, तो हमने आपको बताया कि ये उल्टा रहेगा। तो P3 यहाँ है तो V3 यहाँ पर हो जाएगा, सही बात है ना। इसके बाद यहाँ पर P4 है तो यहाँ पर V4 हो जाएगा। और आपको पावर में गामा लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक। चलिए इस पॉइंट को भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो पहले इसको इरेज कर देना यहाँ से। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए पहला चीज़, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिलेशन, यानी कि P1 अपॉन P2 का जो रिलेशन है। अब आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि जो P1 अपॉन P2 है वो P1 अपॉन P3 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि P2 और P3 सेम है, इस बात को भी समझना है। तो ये जो रिलेशन होता है, हमने आपको क्या बताया, ये क्या होता है, चलिए इसको हटा दीजिए समझने के लिए, लेकिन याद रखिए। तो ये होगा आपका V2 अपॉन V1, क्या होगा? V2 अपॉन V1, इधर है तो 2 इधर है तो 2 इधर रहेगा, और इसमें आप क्या लगाएंगे? गामा। अब देखिए आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको P1 P2 और V1 V2 नहीं रखना है। हर चीज़ को किस में ले जाना है? R और RC के फॉर्म में ले जाना है, R के फॉर्म में और RC के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर हम ले गए हैं V1 अपॉन V2 था तो इसको हमने R लिख दिया। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? V2 अपॉन V1 दिख रहा है। आपको पता है कि V1 अपॉन V2 R होता है, तो V2 अपॉन V1 क्या होगा? 1 अपॉन R होगा। क्या होगा? 1 अपॉन R होगा ना। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे आप लिख सकते हैं ना 1 अपॉन R की पावर गामा। अब आप बताइए कि 1 अपॉन R को आप R की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइएगा, ये बहुत ही छोटी क्लास का क्वेश्चन है, क्लास 8 का। तो यहाँ से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं तो और इसकी पावर क्या लगानी है आपको? गामा। तो अब गामा और इसकी तो मल्टीप्लाई होगी। आपने ये तो पढ़ा होगा कि A की पावर m है और बाहर पावर n है, तो इनका जब ये खुलता है ब्रैकेट तो mn हो जाता है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो R और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा? मतलब सॉरी, गामा और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा? गामा ही होगा, माइनस का माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? R की पावर माइनस गामा। बात समझ आ रही है? इसको आपको याद रखना कैसे आया, ठीक है, पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने इसको लिख दिया आप उसको याद कर लें, डेरिवेशन को रट लें, नहीं ऐसा नहीं।
आप उस चीज़ को समझिए कि चीज़ कहाँ से है, इसी वजह से थोड़ा सा बता रहे हैं, समय लगता है, ठीक। तो थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाती है इस वजह से। अब 4 पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट हमारे पास है। तो अब इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। तो इस प्रोसेस में आप क्या देखेंगे, इस प्रोसेस में आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर P4/P3 क्या देखेंगे आप, P4/P3। तो P4/P3 क्या होगा, आप जानते हैं, हमने आपको समझाया कि ये हो जाएगा V3/V4। इतना तो आप समझ रहे हैं, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, गामा हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि आप V3/V4 को अगर आप R और RC के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है कि जो V3 और V4 को साथ मिला सके, नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। और इसकी पावर तो गामा है ही, तो वो तो बाद में लग जाएगी, लेकिन पहले इसको चेंज तो करें R के फॉर्म में। तो देखिए V3/V4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर दे V2 से, और ऊपर में इसको हम मल्टीप्लाई कर दे V2 से, यानी कि इसको हम टोटल ऐसा लिख दें। देखिए अब अगर हम V2 को V2 से कट कर दें, V2 को V2 से कट कर दें तो यही चीज़ तो आ जाएगी, ये और ये, यही तो बचेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, इस चीज़ को V3/V2 को क्या कहते हैं, RC कहते हैं, नहीं कहते हैं, RC कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और मल्टीप्लाई में आप V2/V1 को क्या कहते हैं, देखिए V2/V4 को क्या कहते हैं, V2/V4 को तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन V4/V2 को तो R कहते हैं ना, तो ये इसका उल्टा ही है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/R हो जाएगी ना, 1/R ये हो जाएगा। अब फिर से आप ये देखिए कि 1/R को आप क्या लिख सकते हैं, R की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें आपको किसकी पावर लगानी है, बाहर में गामा की लगानी है। तो आप इसमें गामा की पावर लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा RC की पावर गामा और R की पावर माइनस गामा, क्योंकि ये जो पावर है इसमें इसके साथ आएगी और इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RC की पावर गामा और R की पावर माइनस गामा। तो यहाँ पर आप इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना कि RC की पावर गामा और R की पावर माइनस गामा, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा नीचे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वीडियो कटने लगती है नीचे से, तो इधर दिख रहा होगा। तो ये चारों पॉइंट आप अगर याद रखते हैं तो आपके लिए डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, बात समझ आ रही है। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को याद रखिए कहाँ से आते हैं, क्योंकि बीच बीच में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर दिक्कत करते हैं, तो वहीं पर उनको समझाना बंद हो जाता है और फिर आगे कभी समझ नहीं आता। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमको निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्या निकालना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको हम लोग कहते हैं MEP, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो MEP, और MEP का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है ये होता है वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका ये बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि अगर हमको मीन इफेक्टिव प्रेशर किसी भी चीज़ का निकालना है तो उसके लिए हमको दो चीज़ें निकालनी होंगी। एक निकालना होगा उसका मीन इफेक्टिव प्रेशर, और एक निकालना होगा उसका वर्क डन, और एक निकालना होगा उसका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो हमको सिंपल से मिल जाएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। हमको निकालना कठिन है वर्क डन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो आप इसको लिखिए, अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब इसमें से, क्योंकि आप लिखते चलिए, बोर्ड की 3C साइज छोटी है तो इस वजह से हम इसको इरेज भी करते चलेंगे। इधर का इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उतना लिखिए। फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, वर्क डन। तो वर्क डन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे W इक्वल, ठीक है। वर्क डन निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब देखिए वर्क डन कैसे निकलेगा, भाई हमने कितना काम किया ये हमको कैसे पता चलेगा। ये हमको पता ऐसे चलेगा कि भाई हमने कितना काम किया, मशीन ने कितना काम किया, तो जो हमारा काम है वो तो भाई हमने किया, वो तो माइनस में होगा। भाई अगर हम कोई चीज़ को लगाते हैं पैसा तो उसको तो हम बाद में काटते हैं ना कि भाई इतना तो हम लगाए ही थे, तो जो हमको मिलता है वो पॉजिटिव में होता है। जो हम खुद से लगाते हैं वो क्या होता है, निगेटिव में होता है। इस बात को आप याद रखिए। मशीन जो हमको वर्क करके देगी दैट इज पॉजिटिव वर्क, है ना। जो हम काम करेंगे मशीन के ऊपर दैट इज निगेटिव वर्क, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर
हीट की सप्लाई की तो हमको कुछ ना कुछ वर्क मिला। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन एक चीज़ होती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्क हमारा मिलना कहाँ से स्टार्ट होता है और हम कहाँ तक वर्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब 1 से देखिए, ठीक है, इस प्रोसेस को देखिए, 1 से 2 के प्रोसेस को देखिए। यहाँ पर होता है कंप्रेशन, यानी कि जो पिस्टन है, ध्यान से देखिए, ये सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, ठीक, ये आपका जुड़ा हुआ है, अब ये ऊपर नीचे कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये पिस्टन स्टार्टिंग में मतलब इस पॉइंट पर कहाँ होता है, इस पॉइंट पर यहाँ पर होता है, एकदम नीचे साइड, जहाँ पर 1 पॉइंट है, इस टाइम पर कहाँ होता है, एकदम नीचे होता है, ठीक है, ऐसे नीचे होता है। और यहाँ पर क्या भरा होती है, यहाँ पे जो जगह खाली होती है इसमें होती है एयर, क्या होती है, एयर फिल होती है, ठीक, एकदम प्योर एयर। अब क्या करता है, जैसे 1 से 2 आगे ये बढ़ रहा होता है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा होता है, तो यानी कि आप देख रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम रहा होता है और प्रेशर क्या होता है, बढ़ रहा होता है, प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो ये अब जब इसको हम ऊपर दबाते चले जाएंगे तो यहाँ की जगह क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, जगह छोटी हो जाएगी, यानी कि वॉल्यूम कम होता जाएगा और प्रेशर यहाँ का बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कम होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, यानी कि यहाँ पर जो हम काम, यहाँ पर जो काम हो रहा है ये हमारे द्वारा हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है, लगभग अपने लास्ट पॉइंट पर जैसे ही पहुँचता है, यहाँ पर जैसे ही ये हमारा जो पिस्टन है ये पहुँच जाता है, मान लीजिए कि ये पिस्टन दबते दबते कहाँ पर पहुँच गया, एकदम ऊपर पहुँच गया, ठीक है। ऐसे हम आपको साफ करके थोड़ा सा बना करके बता रहे हैं, ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब वहीं पर तुरंत ही यहाँ पर हीट ऐड की जाती है, किसके थ्रू, यहाँ पर डीजल को छिड़का जाता है, तो डीजल यहाँ पर बर्न करता है, तो हीट आती है। और जैसे ही वहाँ पर हीट, यहाँ पर मतलब कि हम डीजल को छिड़क भी रहे होते हैं और हीट निकल भी रही होती है, और जो पिस्टन है ये मतलब कि नीचे आना शुरू कर देता है। तो कब तक नीचे आता है, जब तक उसमें हीट सप्लाई होती रहती है, यानी कि जब तक वहाँ पर पेट्रोल छिड़का जा रहा होता है, हीट उसको मिल रही होती है, तभी से वो स्टार्टिंग से ही मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो उस प्रोसेस को भी, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर होता है उस पर भी हमारा जो पिस्टन है वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। कहाँ से, 2 से 3 पर भी वो वर्क कर रहा होता है। वर्क करने का मतलब क्या हुआ, वर्क करने का मतलब हुआ कि जो हमारा पिस्टन है वो मूव कर रहा है। अगर पिस्टन मूव कर रहा है तो उस पर वर्क तो हो रहा है, चाहे हम कर रहे हो या फिर कोई और कर रहा हो, है ना। वर्क का क्या मतलब हुआ, कोई ना कुछ अगर मूव कर रही है तो उस पर कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा। जैसे ये है, अगर ये मूव कर रहा है तो क्या है, वर्क हो रहा होगा। तो हमको ये पता है कि यहाँ तक 1 से लेकर के 2 प्रोसेस तक तो हम लोग वर्क करते हैं। उसके आगे जैसे ही हीट देने लगते हैं तब भी यहाँ पर जो पिस्टन है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा होता है, V2 से V3 जा रहा होता है। तो यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि काम कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है, ठीक है। तो एक वर्क तो ये हो गया पहला काम, ठीक। उसके बाद ये वर्क यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, वॉल्यूम पहले 3 था, यहाँ से 3 से कहाँ जाता है, 3 से 4 जाता है, V3 से कहाँ जाता है, V4 जाता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्क होता है। कौन से प्रोसेस में, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में, यानी कि 2 जगह वर्क होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 जगह वर्क होता है और एक जगह वर्क हम करते हैं, यानी कि 2 वर्क हमारे पॉजिटिव होंगे और एक वर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब इस बात को आप रिलेट करिएगा ऑटो साइकिल से। आप ऑटो साइकिल में देखेंगे तो वहाँ पर एक वर्क होता है हमारे द्वारा और एक वर्क होता है जो हमारा इंजन होता है उसके द्वारा। ऐसा नहीं कि उसमें हीट के दौरान होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम उसमें चेंज नहीं हो रहा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, अब इस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक एक चीज़ों को समझाएंगे, चाहे वो थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अगर उसको कोशिश करेंगे तो थोड़ा समझेंगे, ठीक है। बार बार थोड़ा सा वीडियो को देखेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लिख देंगे तो आप उसको रट लेंगे बस। चलिए, तो अब देखिए 2 वर्क हमको पता चल गया, एक वर्क ये, एक वर्क ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पर वर्क और माइनस यहाँ का वर्क। तो यहाँ का वर्क जो होगा वो होगा P3 V3 माइनस, ठीक है, केवल यहाँ का वर्क लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ वर्क और यहाँ वर्क, तभी तो ये बीच वाला हमको बचे मिलेगा। तो यहाँ के लिए क्या होगा, यहाँ के लिए होगा P2 V2, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में, ये कितना वर्क हुआ, जब तक हीट सप्लाई हो रही थी, ठीक। इसके बाद कौन सा वर्क, इसके बाद ये वाला वर्क, ये वर्क, ये भी तो पॉजिटिव में था, देखिए ये भी पॉजिटिव है, इसमें आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, और ये भी हमारा पॉजिटिव में लिख रहे हैं। कौन सा, ये जो 3 से 4 हो रहा है। तो इस प्रोसेस में कैसा वर्क होता है, इस प्रोसेस में भी हमारा वर्क होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि जगह इधर नहीं है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका बनेगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर बनेगा
P3 V3 माइनस P4 V4 गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस का हो गया। इसके बाद जो आपने काम किया था दैट इज माइनस, है ना, वो माइनस में था, नेगेटिव में था, तो आप यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अब आप समझिए कि यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट ये लिखा हुआ मिलेगा कि वर्क डन का फॉर्मूला ये, चलो डिराइव करो। आपको समझना जरूरी ना कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये चीज़ कहाँ से आ गई। ये फार्मूला होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के वर्क निकालने का, और ये फार्मूला होता है जब तक हीट सप्लाई होती है उसका वर्क निकालने का। ठीक है, अब इसके बाद यही चीज़ यहाँ पर भी वही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये 2 पहले लिखेंगे, यानी कि P2 और V2 माइनस P1 और V1, और यहाँ पर क्या आएगा गामा माइनस 1। तो ये चीज़ जो हुआ ये हमारा वर्क डन आ गया, वर्क डन आ चुका है। अब अगर हम चाहें तो मीन इफेक्टिव प्रेशर अपना निकाल सकते हैं, वर्क डन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये वर्क डन आया है ये किस में आया है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में आया है। लेकिन इसको हमको किस में चेंज करना है, कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो के फॉर्म में इसको चेंज करना है, तब जाकर के हम इसका वर्क डन सिंपलीफाई करेंगे, फिर जाकर के इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालेंगे। तो चलिए इस चीज़ को सिंपलीफाई करते हैं और इस सारी चीज़ों को हम आर और आरसी के टर्म में चेंज करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमने सारे फॉर्मूले पहले से लिख दिए हैं, ताकि इसको चेंज करने के दौरान जितने भी फॉर्मूले यूज हो यहाँ से हम उसको देख करके यूज कर सकें। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है प्रेशर और एक है वॉल्यूम। तो हम पहले किसको चेंज करेंगे, पहले हम लोग वॉल्यूम को चेंज कर लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ें यहाँ पर कॉमन है। कैसे, जैसे देखिए ये जो P3 है, P3 को हम P2 लिख सकते हैं कि नहीं, P3 को P2 लिख सकते हैं। देखिए P2 और P3 सेम है, यहाँ का जो प्रेशर है यहाँ का जो प्रेशर है सेम है, दैट इज सेम प्रेशर, तो P2 लिख सकते हैं। अब P2 यहाँ भी है, P2 यहाँ भी है, तो P2 को कॉमन ले सकते हैं, P2 को ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा V3 माइनस V2, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर आप 3 लिखे रहेंगे, लेकिन समझेंगे कि वहाँ पर P2 है, ठीक है, क्योंकि सेम है। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है इसको आप सेम लिख दीजिए, जैसा है वैसा ही आप इसको उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो P3 है इसको आप P2 लिख सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक। और वैसे लिखिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं, हमने आपको बताया। और यहाँ पर ये आ गया V3 माइनस P4 और यहाँ पर V4 और यहाँ पर गामा माइनस 1, ठीक। फिर हमने माइनस लगाया और यहाँ पर P2 और V2 माइनस P1 और V1 लिखा। अब इसके बाद गामा माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये हमको थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर दिए यहाँ से। अब हमने आपको बताया कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है आपका प्रेशर और दूसरी है आपकी वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम को अलग कर लेंगे, फिर हम प्रेशर को अलग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम क्या है। यहाँ पर वॉल्यूम हम किसको अलग करते हैं, यहाँ पर हम अलग करते हैं V2 को, ठीक है, V2 को अलग कर लेते हैं। तो चलिए अलग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जब आप अलग करेंगे, मतलब पहले तो आप इसको चेंज करेंगे ना P2, ठीक। अब इसमें से हम क्या करते हैं, V2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक, तभी तो V2 यहाँ से मिलेगा। V2 को कॉमन ले लेंगे तो इसके अंदर में क्या बचेगा, इस ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका V3 अपॉन V2 इसके जगह, क्योंकि हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर V2 तो था नहीं, तो नीचे आ जाएगा वो, और यहाँ पर V2 था तो वो चला जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 1, ठीक है। इस चीज़ को तो आप समझ रहे होंगे, बेसिक सी मैथ है। इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर ये चीज़, अब देखिए हमको किसको कॉमन ले जाना, V को, सारे V को हटाना है, तो हमको पहले V2 को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर जो V3 है इसको हम अगर V2 के फॉर्म में ले लें, मतलब V2 को फॉर्म में चेंज कर ले, तो V2 यहाँ से चला जाएगा, तो ये V3 भी एक तरीके से मान लीजिए कि बाहर चला जाएगा। तो अब आप देखिए कि V3 को हम लिख क्या सकते हैं V2 के फॉर्म में। तो देखिए V3 को हम अगर V2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समझते चलिएगा। हमारे पास फॉर्मूला है ये चीज़ का RC। अगर हम V3 लिखना चाहते हैं तो इसको इधर सेंड कर दें, तो इधर भेज देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, V2 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो V3 का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं ना, V3 की जगह ये लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए इसके जगह। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना कि P3, और अब V3 की जगह लिख रहे हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V2 और RC, ठीक। अब इसके बाद आप P4
तो P4 को P4 लिख दे, क्योंकि अभी प्रेशर से हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए जैसे हम करवा रहे हैं, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको चीज़ें याद रहेंगी कि पहले क्या करना है, बाद में हमको क्या करना है। ठीक है, इधर पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर इस चीज़ को लिखिए, फिर पहले वॉल्यूम के अलग कीजिए, फिर प्रेशर को अलग कीजिए। इससे आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसको रटें कैसा फॉर्मूला है। ठीक है, एक एक चीज़। इसके बाद ये V4 है। V4 आपको कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर आप V4 को V2 के फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे तो V4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, V4 की जगह V2 को उधर भेजेंगे तो आपका आएगा V2 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा R। इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी कि V4 की जगह हम ये इस चीज़ को लिख सकते हैं V2 और R। तो चलिए लिख दीजिए, V4 तो पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर V4 सॉरी यहाँ पर V2 और R, V2 और R, और अपॉन में क्या आ जाएगा, गामा माइनस 1। थोड़ा सा हम स्पीड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं एक एक चीज़ें। तो अगर आपको लग रही है वीडियो स्लो है तो आप उसको स्पीड कर लीजिए, यूट्यूब ने आपको ये क्षमता दे करके रखी है। चलिए अब यहाँ पर P2 है, तो P2 की जगह तो P2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि V2 तो है ही पहले से, तो उसको हमको चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, माइनस हमने लगाया। P1 की जगह हमने P1 रखा, कोई दिक्कत नहीं। V1 की जगह आप देखिए, V1 की जगह आप इस चीज़ को रखना चाहते हैं तो क्या रखेंगे, फिर से ये V2 उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, V1 की जगह लिख सकते हैं V2 और R। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गामा माइनस 1। तो आप समझ गए कि ये लाइन कैसे बन गई, इस लाइन से ये लाइन कहाँ से आ गई, आपको समझना जरूरी था, इस वजह से हमने थोड़ा समय लेकर के समझाया। अब इसके बाद आएगा इसकी अगली लाइन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए आप सब जगह V2 देख रहे हैं, यहाँ भी V2, यहाँ भी V2, यहाँ भी V2। 3 टर्म्स है हमारे पास, 1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, आपको तीनों जगह V2 दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे V2 को, हमने कहेंगे V2 बेटा बाहर आ जाओ। ठीक, तो अब यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे P2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो V3/V2 को आप क्या लिख सकते हैं, V3/V2 को आप RC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर RC आप लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, RC आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से जाएगा तो क्या बचेगा, जो बचेगा आप जल्दी लिख दीजिए। आपका आ जाएगा P3 और यहाँ पर आएगा RC। ठीक है, V2 यहाँ से चला गया, तो अब माइनस यहाँ पर P4, V2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, R ओनली, गामा माइनस 1। यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा आपका P2 और यहाँ पर माइनस P1 तो रहेगा ही। ठीक है, V2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका R और यहाँ पर P1, तो ये आ जाएगा गामा माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को यहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक, V2 भी बाहर हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, केवल और केवल P दिख रहा है, यानी कि प्रेशर दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों अभी तक हमने इन दोनों का फॉर्मूला यूज करके V2 को तो बाहर कर लिया। ठीक है, अब हमको इन दोनों फार्मूले का यूज करके क्या करना है, P यानी कि जो प्रेशर है उसको अलग करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रेशर को कॉमन तो करेंगे, उसमें देखेंगे तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लोग प्रेशर को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P2 यहाँ पर भी है, P2 यहाँ पर भी है, और ये जो P3 है ये भी एक P2 ही है, यानी कि हर जगह लगभग वो P2 दिख रहा है, बस यहाँ और यहाँ नहीं है। यानी कि अगर हम इनको P2 के फॉर्म में चेंज कर ले सबको तो हमारा काम हो सकता है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसको हम एक बारी फिर से ऐसा ही लिखेंगे जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने लिख लिया P2। ठीक है, अब यहाँ पर हमको आया RC-1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वही रहेगा। चलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, समझने के लिए आप यहाँ पर P2 लिख सकते हैं, P3 = P2। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मूले में ही, मतलब आपको ग्राफ देख करके समझ आ सकता है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो जो P2 की वैल्यू होगी, जो यहाँ पर P2 की वैल्यू होगी, वहीं पर P3 की वैल्यू होगी, सेम होगी। तो P3 की जगह हम P2 लिख सकते हैं, और RC की जगह तो RC ही लिखेंगे। P4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही गलती भी होती है। P4 को थोड़ा सा पकड़ करके बाहर लाते हैं। देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये P4 है। तो अगर हम P4 को लिखना चाहेंगे इसके फॉर्म में, तो हमको इस चीज़ को भी तो उधर भेजना पड़ेगा। यानी कि हम P4 को क्या लिख सकते हैं, P4 को लिख सकते हैं, P3 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P3, और ब्रैकेट के अंदर, टोटल ब्रैकेट के अंदर के लिखेंगे RC की पावर गामा और R की पावर माइनस गामा, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए P3 को हम क्या लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि P4 की जगह हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, कहाँ से, इस फॉर्मूले से। बात समझ आ रही है। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, पहले ही समझा दिया था हमने। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे P2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे RC
की पावर गामा, और यहाँ पर लिखेंगे आर सी की पावर माइनस, सॉरी यहाँ पर सी नहीं रहेगा, ठीक है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा बोलने में गलती हो जाती है कभी कभी, क्योंकि इतनी बारी आर सी पी टी वी आता है तो बोलने में थोड़ी गलती होती है, करने में गलती वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। अगर कहीं गलती होती है तो आप उसको चीज़ को समझिएगा, ठीक। चलिए, वैसे तो पहले होगी नहीं, ये आर सी आ गया, यहाँ पर आर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया, ये जो टर्म है आपको इसको लिखना है, माइनस यहाँ पर लगाएंगे। अब माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर इस टर्म को लिखना है, तो P2 की जगह तो आप केवल P2 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं करना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना वहाँ पर, ठीक है। आपका V2 था वो चला ही गया है। अब बचा आपके पास P1, ये P1 अगर आप P1 को लिखना चाहते हैं P2 के फॉर्म में तो इस P2 को इधर भेजेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला सॉरी एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है, देखिए याद आ गई यहाँ पर, हम P2 के जो P4 है इसके जगह ये तो लिख दिए, लेकिन इस R को भूल गए, इस R को भी बाहर में आपको लिखना है, इस R को भी आपको बाहर में लिखना है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको यहीं पर सॉल्व करके तब लिखें। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको तब बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा कि जो P4 की वैल्यू है वो आएगी P2 और आर सी की पावर गामा और R की पावर माइनस गामा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आएगी P4 की, इतनी वैल्यू हमने रख दी। अब अगर हमको इस टोटल की वैल्यू निकालनी है तो R से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो R से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, इस टोटल की वैल्यू ये आ गई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर P2 तो P2 ही रहेगा, अगर हम इस चीज़ को अंदर करेंगे, यहाँ पर अंदर करेंगे तो ये क्या आएगा, आर सी की पावर गामा, ये तो गामा ही रहेगा क्योंकि आर सी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन ये आर है, ये भी आर है, दोनों का जो बेस है वो सेम है। अब पावर इसकी क्या होगी, किसी की पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, तो इसकी पावर इसकी पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर की पावर 1 माइनस गामा बन जाएगा ना, क्योंकि ये पावर अगर आप 1 और माइनस गामा को जोड़ेंगे, ठीक है, किसको जोड़ेंगे, 1 और माइनस गामा को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा ना, तो यही तो आएगा पावर में, ठीक। चलिए, तो आपके पास यहाँ पर ये आ गया, यानी कि आप इसके जगह टोटल ये रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो आप इसी को रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा P2 और यहाँ पर RC की पावर गामा। और आपको यहाँ पर बता दें कि हम इतना ध्यान से समझा रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा होगा, चीज़ों को समझने में थोड़ा दिमाग भी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत जल्दी इसको बताया जा सकता है ना, उड़ा करके बताएंगे तो आपको समझ भी तो नहीं आएगा, तो इस वजह से स्लो बता रहे हैं। तो ये चीज़ हम इसके जगह पूरी लिख सकते हैं, ठीक है। R इसी में इंक्लूड हो चुका है, अब R बाहर से नहीं है। तो अब इसके बाद हम लगाएंगे माइनस। अब P2 की जगह आप क्या लिखेंगे, P2 की जगह आप P2 ही रखेंगे यहाँ, और फिर आप लगाएंगे माइनस, ठीक। अब देखिए P1 को आपको हटाना है, बस P1 हटाना, बाकी का हमारा काम हो चुका है। तो P1 हटाने के लिए हम क्या आएंगे, इस फॉर्मूले पे देखेंगे, क्योंकि हमको यहीं पर P1 दिख रहा है, तो P1 की वैल्यू निकालेंगे तो P2 को उधर भेजना पड़ेगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं P1 इक्वल P2 को उधर भेज देंगे तो क्या लिखेंगे, P2 और मल्टीप्लाई, P2 है, मल्टीप्लाई में क्या है, R की पावर माइनस गामा, ये आएगा R की पावर माइनस गामा। ये किसके जगह हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम P1 की जगह, लेकिन P1 के बाहर में क्या है, R भी है, यानी कि अगर हमको इस टोटल की वैल्यू निकालनी है तो हमको इस वैल्यू को, जो कि P1 की वैल्यू है, इसको R से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो अगर इसको हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से R ये है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो टोटल क्या बनेगा, P2 और R की पावर 1 माइनस गामा। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं ना, ये कहाँ से आ गया, वो R जो है इसी में आ गया, तो बेस सेम हो गया, पावर जुड़ गई। तो टोटल हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि P2 और R की पावर 1 माइनस गामा। बस हमारा ही है, हम यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा अलग करना चाहेंगे यहाँ से। चलिए, ये हो गया आपका फॉर्मूला वाला सेक्शन, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस 1। बस हमारी ये चीज़ कहाँ से आ गया। अब इस ब्रैकेट को भी तो आपको बंद करना होगा, इस ब्रैकेट को आप कर दीजिए क्लोज, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ में हमको V हमारा तो बाहर निकल चुका है, अब जो प्रेशर था उसको हमने सेम कर लिया, हर जगह P2 कर लिया है, ठीक है। P2 कैसे किया, इन फॉर्मूले की यूज के। अब हम V1, अब P2 को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो जैसे ही हम P2 को बाहर करेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, बताइए। हमारे पास फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर RC माइनस 1 प्लस में, यहाँ से सारे जो P2 है वो चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली बचेगा RC माइनस, यहाँ से P2 जो है वो चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका RC की पावर गामा और R की पावर 1 माइनस गामा।
और नीचे में गामा माइनस 1 ये आएगा। अब माइनस यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये तो चला गया तो यहाँ पर क्या आएगा 1, P1 चला जाएगा तो यहाँ पर 1 तो बचेगा ही ना मल्टीप्लाई में, तो और यहाँ पर सॉरी P2 चला गया तो अब P2 यहाँ पर फिर से जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका केवल ओनली R की पावर 1 माइनस गामा अपॉन में गामा माइनस 1 ये चीज़ आएगी। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए। ठीक, एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही आपको अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत ही स्लोली समझा रहे हैं। वीडियो स्लो लग रही हो तो बार बार उसको हम बोल रहे हैं कि उसको आप स्पीड कर सकते हैं। चलिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। देखिए ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है तो हम इसको जो V2 P2 लग रहा है आप इसको हम P2 और V2 कर देते हैं। ठीक है, प्रेशर थोड़ा पहले लिखेंगे तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये चीज़ हमारी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पर और भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे वो हम ऊपर देखेंगे कि नीचे जगह नहीं है। तो अब ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इधर इरेज करते हैं ऊपर का और उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा समय रह गया है और बहुत ही जल्दी अब इसको सॉल्व कर लेंगे और तुरंत ही हमारा जो मीन इफेक्टिव प्रेशर का डेरिवेशन है वो खत्म हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये लास्ट वाली लाइन यहाँ पर हम रहने देते हैं। आप ये तो सारा समझ चुके हैं कि इस सारा कहाँ से आया है, किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो अब देखिए इस लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी गामा माइनस 1 है, यहाँ पर भी गामा माइनस 1, यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से गामा माइनस 1 को मतलब कि एलसीएम ले लेंगे उसका। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा P2 V2 तो बाहर रहेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तीनों का तो इसका कुछ नहीं, तो इसमें टोटल में जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, वो गामा माइनस 1 बनेगा। और यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर तो 1 था तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि टोटल क्या बनेगा यहाँ पर आएगा आपका RC माइनस 1 ये जो है, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, जो हमारा एलसीएम है, क्योंकि इसका एलसीएम 1 है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर आपका एक ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम, क्या लिखेंगे, गामा माइनस 1। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी गामा माइनस 1 से, और ये जो दोनों टर्म है वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है, ये जो टर्म है आपका, ये टर्म आपका RC, और माइनस में क्या है, ये क्या है RC की पावर गामा, और यहाँ पर क्या है R की पावर 1 माइनस गामा, ये वाला टर्म। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, माइनस है तो आप माइनस लगाइए। अब माइनस की जब मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वो 1 ही रहेगा, और माइनस का जब मल्टीप्लाई इसमें इस माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा। आप यहाँ पर भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो जब ये यहाँ पर ये माइनस का यहाँ पर अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो प्लस था तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर आएगा R की पावर 1 माइनस गामा। ठीक तो ये आपका टोटल आ चुका है और पूरे का एलसीएम क्या आ चुका है, गामा माइनस 1 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद हम P2 और V2 को सेम लिख लेंगे जैसे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ सॉल्व हो सकता है, इसी वजह से तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर ब्रैकेट बंद है इसको खोल लेंगे, इस ब्रैकेट को हम थोड़ा सा खोलेंगे। तो ब्रैकेट आप खोलते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होता है, फिर इसमें भी होता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें होता है, ये तो जानते हैं। तो RC का अगर हम गामा में करेंगे तो क्या आएगा, RC और गामा, और RC का फिर -1 में करेंगे तो माइनस RC आएगा बस, फिर -1 का गामा में करेंगे तो माइनस गामा, फिर -1 का -1 में करेंगे तो +1 आएगा। इस चीज़ को हमने ऐसे कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ये चीज़ बाकी की वैसे ही लिख देंगे, प्लस RC माइनस RC की पावर गामा और R की पावर 1 माइनस गामा, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर प्लस R की पावर 1 माइनस गामा, ये आ गया। अब इसके अपॉन में क्या होगा, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि क्या कोई चीज़ कट रही है, क्या कोई चीज़ यहाँ से कट रही है क्या, आप हमको देख करके बताइए, क्या ये यहाँ से कोई चीज़ कट रही है क्या। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये RC से RC कट रहा है, क्योंकि RC माइनस में है और यहाँ पर RC प्लस में है, तो यहाँ से हम RC से RC को कट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे +1 है, यहाँ पे -1, तो +1 से हम -1 को कट कर सकते हैं। तो इसको जब कट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेंगे केवल 4 टर्म्स, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक ये। तो इन दोनों टर्म को साथ कर लीजिए, इन दोनों को साथ कर लीजिए। तो इन दोनों को साथ करेंगे तो देखिए दोनों में गामा है, तो अगर आप गामा को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा RC और इस टर्म में बचेगा केवल 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में तो आपका ये रहेगा ही, गामा -1 ये तो रहेगा ही।
ठीक, अब इन दोनों टर्म को देखिए यहाँ पर, तो आप इन दोनों टर्म में देख रहे हैं कि आर की पावर गामा माइनस वन और आर की पावर गामा माइनस वन सेम है। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, आर की पावर सॉरी गामा माइनस वन नहीं है, वन माइनस गामा है, ठीक है, तो वन माइनस गामा। तो आप यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी आपका बचेगा आर सी की पावर गामा, आर सी की पावर क्या, गामा। और यहाँ पर प्लस था तो हमने माइनस को, मतलब यहाँ पर प्लस है लेकिन हमने क्या लिया है, माइनस आर की पावर वन माइनस गामा को कॉमन लिया, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ का पूरा टर्म चला गया है तो क्या बचेगा, वन। ठीक है, बेसिक सी मैथ है, आप इतना तो थोड़ा बहुत समझ ही रहे होंगे। ठीक, चलिए, तो आपका यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब थोड़ा सा ही सोल्यूशन बचा हुआ है, बस हमको स्ट्रोक वॉल्यूम से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए ये चीज़ हो गया। अब देखिए जो आपको यहाँ पर P2 और V2 देख रहे हैं, इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबको हमको R और RC के फॉर्म में चेंज करना है। जितना हम कर सकते हैं उतना हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप चाहें तो P2, क्योंकि P2 की वैल्यू ऐसे क्वेश्चन वगैरह में कम देता है, क्या देता है, ज़्यादातर देता है P1 और V1 की। तो अगर हम इसको P1 और V1 के फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, P1 और V1 के फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए, तो P2 को अगर आप P1 के फॉर्म में चेंज करेंगे, P2 को चेंज करेंगे P1 के फॉर्म में, तो आप P2 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, P1 अपॉन P2 लिखा हुआ है। P1 अपॉन P2 इक्वल क्या लिखा है, R की पावर, चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, R की पावर माइनस गामा। आर की पावर माइनस गामा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन आर की पावर गामा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको P2 की वैल्यू निकालनी है। तो P2 को हम इधर भेज दें और इसको हम इधर भेज दें, तो क्या होगा, यहाँ पर इस चीज़ का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि P1 और R की पावर गामा, और इधर जो होगा ये चला जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो P2, यानी कि जो P2 की वैल्यू आएगी, P2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, P1 R की पावर गामा। यानी कि P2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1, ठीक है, P1 और R की पावर गामा, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया P2 की जगह। अब बचा P1 की जगह, तो P1 कहाँ है, P1 कहाँ है, सॉरी V2 की जगह बचा, तो V2 कहाँ है, यहाँ पर है। V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमको V1 के फॉर्म में लिखना है तो हमको यहाँ से करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को हम लेंगे, इस फॉर्मूले में क्या है, V1 अपॉन V2 इक्वल क्या है, R है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, V2 की निकालनी, V2 को उधर भेज देंगे, R इधर चला आएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा R, और यहाँ पर क्या बनेगा V2। अब इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V1 तो V1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, इसको अगर ऊपर करेंगे तो R की पावर -1 हो जाएगी ना, ऐसा लिख सकते। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते तो आप ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, नॉर्मल। तो यानी कि इसके जगह V2 के जगह हम V1 अपॉन R लिख सकते हैं। अब देखिए जो R है ये डिवाइड में है, इसकी पावर 1 होगी, और ये जो R है ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर है, और इसकी पावर गामा है। तो अगर हम इसको इसके साथ करना चाहेंगे तो ये डिवाइड में है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, जैसे अभी हमने आपको यहाँ पर बताया। तो ये बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यानी कि R जो हो जाएगा ये मिल करके क्या बन जाएगा, ये मिल करके बन जाएगा R की पावर, यहाँ पर पहले क्या थी, गामा थी, अब फिर नीचे से क्या था, ये 1 लेकर के जाएगा तो ये माइनस में रहेगा, तो -1 ये बन जाएगा। तो टोटल इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा P1 और V1 और R की पावर गामा -1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझ लीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है इसको सेम आपको वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सारा चेंजेस तो इसमें आप कर ही चुके हैं, ये चीज़। अब यहाँ पर क्या आएगा, RC की पावर गामा -1, ठीक है, और यहाँ पर इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो ये जो टोटल आपका फॉर्मूला बना, दैट इज द वर्क डन फॉर्मूला, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, वर्क डन का है। लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको तो निकालना था मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर को हमने आपको बताया कि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है किसी चीज़ का, वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो ये तो हो गया वर्क डन, ठीक, ये तो हो गया आपका वर्क डन, W हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वर्क डन हो गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो चलिए इसके फॉर्मूले को हम लोग याद रखते हैं और हम लाते हैं
स्ट्रोक वॉल्यूम के फॉर्मूले को, जिससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और अपने फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा जगह ये ज़्यादा लेगा क्योंकि बड़ा फार्मूला है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखिए। मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल वर्क डन। वर्क डन क्या है, ये टोटल रख दीजिए उठा करके वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा P1, और सॉरी यहाँ पर V2 नहीं लिखना था, यहाँ पर V1 लिखना था, गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पर V1 और यहाँ पर R की पावर गामा -1, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा इस चीज़ को हम, ये जो चीज़ है इसको हम पूरा टोटल में अपॉन में कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा है क्योंकि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास गामा, और यहाँ पर आपका आएगा RC -1, और यहाँ पर आपका आएगा R की पावर 1 माइनस गामा, और आपका यहाँ पर आएगा RC की पावर गामा -1। इस तरीके से चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये RC है, बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए वॉल्यूम क्या था, देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, V2 - V1 होता है। क्या हमने बोला V1 - V2, V1 - V2, यानी कि टोटल वॉल्यूम तो ये है और स्ट्रोक वॉल्यूम ये है V2, स्ट्रोक वॉल्यूम V2 है। तो टोटल वॉल्यूम में से अगर हम क्लियरेंस वॉल्यूम घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम मिलेगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है, ठीक है, ये वाला। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये भी फिर से वही V1 और V2 के फॉर्म में है, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चेंज कर देते हैं इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम V2 को कॉमन ले लें, V2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V1/V2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये चीज़ जो हमने लिखा था V1 - V2, इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने V2 को कॉमन ले लिया। तो इसमें से जब V2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, V1 - V2 आ जाएगा, और V1 की जगह 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए V2 तो V2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप V1/V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं R - 1, क्या लिख सकते हैं, R - 1, ये लिख सकते हैं। बस हमारा ये, यानी कि इसके जगह हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, तो हाँ हमारे पास कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे V2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे R - 1। अब आप ये चीज़ जानते हैं कि ये चीज़, ये क्या है, अंश है, ये हर है, ठीक है, और ये क्या है, अंश है। और अगर हम चाहें तो इसका अपॉन में 1 कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इस चीज़ का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होता है, ठीक है। इस चीज़ को तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में है, घूम करके उल्टा इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कोई चेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये चीज़ टोटल यहाँ पर जाएगी। तो टोटल फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल फॉर्मूला बनेगा कि, अब हम देखिए ये V2 यहाँ पर ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा P1 और V1, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर ये है आपका R की पावर गामा -1, और यहाँ पर ये आपका है गामा, और यहाँ पर आपका आएगा ये RC -1, और माइनस में आपका यहाँ पर क्या है, सॉरी R की पावर 1 माइनस गामा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा RC की पावर गामा -1, ठीक है, ये चीज़ है। और ये चीज़ के मल्टीप्लाई में चला गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ गया V2, और यहाँ पर आपका क्या आएगा R -1, और ये चीज़ तो पहले से ही थी, क्या थी, गामा -1। ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। अब देखिए आगे, ठीक। अब आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बाकी की चीज़ें तो सेम है, अब बस यहाँ पर ये चेंजेस बचा हुआ है V2, ठीक है, यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो V1/V2, मतलब कि इसको हम थोड़ा अगर यहाँ पर लिखना चाहेंगे, मान लीजिए कि हम मल्टीप्लाई लगा दें, तो ये चीज़ क्या है, V1/V2 ही तो लिखा हुआ है, V1/V2 लिखा हुआ है, और V1/V2 को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं ना। तो अगर हम V1/V2 के जगह, यानी कि इन दोनों को हटा करके यहाँ पर R लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं,
तो इसके जगह हम आर लिख देंगे। हमने V1 अपॉन V2 की जगह आर लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि आर ये भी है, आर ये भी है, और दोनों का बेस सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, आर इंटू ये फॉर्मूला लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आर की पावर गामा अपॉन में आर की पावर 1। देखिए अगर आप इस चीज को हटा देंगे तो यही चीज जो है ऐसे तो होती है, यही चीज ये तो है, या फिर यह चीज यही है। तो हमने आर का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर देखा ही है, तो इस आर से ये आर कट जाएगा, यानी कि यहां से ये पॉइंट चला जाएगा। तो इसके पास टोटल क्या बचेगा, अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो इसके पास यहाँ पर टोटल बचेगा P1 और आर की पावर गामा। ठीक है, क्या बचेगा, ये टोटल आपके पास फॉर्मूला बचेगा अगर आप V1 और V2 को सॉल्व कर देंगे तो बच गया। चलिए अब यहाँ पर आप लिखते चलिए, हम इरेज कर देते हैं, लेकिन आप उसको लिख लीजिए कैसे आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और बचा हुआ है, अगर आप चाहें तो इतने पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस आर की पावर गामा को अंदर घुसेड़ सकते हैं, यहाँ पर अंदर भेज सकते हैं। तो इसको अंदर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर गामा तो आएगा ही, बाहर में रहेगा, और ये चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर आएगा आर की पावर गामा और यहाँ पर ब्रैकेट में आर सी, ये आर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्टाइल में कभी कभी बन जाता है। ये हो गया, ये अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस। अब देखिए जब ये चीज़ इसके साथ होगी, मतलब आर की पावर गामा का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ पर समझिए, इसको लिख सकते हैं आर की पावर 1 अपॉन आर की पावर गामा। ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है, और इसमें हम मल्टीप्लाई किसका करने जा रहे हैं, आर की पावर गामा का करने जा रहे हैं। तो आर की पावर गामा का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर गामा कट जाएगा ना, तो केवल क्या बचेगा, यहाँ पर आर की पावर 1 बचेगी। तो यहाँ पर हम केवल 1 लिख सकते हैं, यानी कि आर की पावर 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, केवल और केवल आर लिख देंगे। ठीक है, ये आर हो गया आपका, ये जब मल्टीप्लाई जाएगा तो अब इसके अंदर में क्या बचेगा, अंदर में जो है आर सी की पावर गामा -1 वही आएगा। ठीक है, इसको आप क्लोज कर दीजिए और आप इसको अपॉन में कर दीजिए, किसको, ये जो आपके दो चीज़ और बचे हुए हैं, आर की पावर 1 और यहाँ पर गामा की पावर 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा टोटल जो है फॉर्मूला बन जाता है। ये जो है आपका टोटल फॉर्मूला बन करके रेडी हो गया। और ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये फॉर्मूला है आपका MEP। किसका MEP, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ डीजल साइकिल का फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट MEP का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। और हमने आपको कहा कि आप ये बताइए कि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है उसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो उसको कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। बाकी के जो वीडियोज़ हैं उसको भी देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।